नमस्कार, एमएच1 प्राइम के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ देश में हालात बना दिए हैं। 2 लाख के पार आंकड़ा चला गया है। राजधानी दिल्ली में हालात बेहद ख़राब हैं। यहां एक दिन में 100 से ज़्यादा डेथ और 17,000 के पार मामले चले गए हैं। ऐसे में सरकार को फैसला लेना पड़ा दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का। वीकेंड लॉकडाउन से होगा क्या? क्या ये जो मामले बढ़ रहे हैं इन पर लगाम लग पाएगी? क्या वीकेंड लॉकडाउन से जो चेन को ब्रेक करने की स्थिति है वो आ पाएगी? और केंद्र सरकार ने फैसला लिया है एग्जाम्स को लेकर। 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे, 12वीं के एग्जाम टाल दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़ा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता मौजूद हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरसी जैन साहब मौजूद हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन से, आपका स्वागत है। और सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए, वीकेंड लॉकडाउन क्या कोई इम्पैक्ट रहने वाला है? वीकेंड लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसके साथ साथ हम लोगों को ये देखना है कि आगे जो हम लोग आ रहे हैं उन्हें अब अपने आप में संयम रखना पड़ेगा। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर निकलें। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि लोग बाहर नहीं निकलते, एक ब्रेक होता है चेन में, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग कम होती है। परंतु अगर सही मायने में देखा जाए, ये लॉकडाउन की क्यों स्थिति आई, ये हमारी अपनी लापरवाही से, और जिस तरह से म्यूटेंट्स ये स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सब संयम बरतें। क्योंकि पहले भी कहा गया है कि हमें हाथ धोना है, और अगर पहले शुरू में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था कि हाथ कैसे धोए जाते हैं, परंतु आजकल आप देखेंगे वो लेते हैं साबुन से यूं करके आ जाते हैं, फिर दोबारा 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, पूरा इसके उंगलियों में, यहाँ पे, इधर इधर। और जो हाथ नहीं धो पाते उन्हें आपका सैनिटाइज़र जो कम से कम 70% एल्कोहल हो, और उसमें एक चीज़ और भी है, लोग यूं करते हैं और यूं मल लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप लगा करके हाथ ऐसे सुखाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप जब सब्जी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, क्योंकि कहीं पे आपने स्नीज़ किया, छींक लगी, कोई जाने वाला कर रहा है या सब्जी वाला ही कर रहा है, तो वो वायरस हो सकता है आपकी सब्जी में आए। सब्जी भी आकर के अच्छी तरीके से उसको सैनिटाइज कैसे करेंगे? विनेगर का पानी है, नमक का पानी है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और वार्म वाटर में कम से कम आधा घंटा रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कोई यूवी मशीन्स खरीद सकते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जिनके पास हिम्मत है खर्चा करने की, तो वो दोबारा से इस चीज़ को करे। कोई भी कागज़ बाहर से आता है, आप उस यूवी का डब्बा आजकल सस्ते आ रहे हैं 3,500 तक के, उसमें रखिए कम से कम 5 मिनट, उससे 99% वायरस ख़त्म हो जाते हैं। एक जी, मैं आता हूँ सर आपके पास। वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा, हालात क्योंकि 25 गुना की रफ्तार से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है और संक्रमण की दर 16% पहुँच गई है। क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत? देखिए, हालात तो महाराष्ट्र और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, देश के कुछ राज्यों में आकस्मिक तरीके से जो कोरोना पड़ा, वो सरकार भी उससे आश्चर्यचकित है। जिस तरीके से हम बिल्कुल अंत की ओर पहुंच गए थे कि अब लग रहा है कि कोरोना का ख़त्म हो जाएगा, जहां बिल्कुल हम इसको कहें कि हमने मन में मान लिया था, हम लापरवाह हो गए थे, लेकिन उस तरीके से दोबारा कोरोना का आना कहीं ना कहीं बहुत सवालिया निशान खड़ा कर देता है। क्योंकि हम जिस तर्ज पे चल पड़े थे, हमें ये लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब हमने देखा कि एकदम विस्फोट इतना बड़ा हो रहा है, जब हमने देखा कि ये आंकड़े तो पिछली बार की अपेक्षा कई ज़्यादा गुना बढ़े हैं, तो सरकार को यहाँ पर एक निर्णय लेना पड़ा। और बात करते हैं कि अभी वीकेंड कर्फ्यू से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो आपका प्रश्न है कि पूरे लॉकडाउन की ज़रूरत है। देखिए, पूरे लॉकडाउन की ज़रूरत हर हाल में है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सरकार तैयार है, जनता तैयार है। देखिए, आर्थिक चीज़ों को भी देख के चलना पड़ेगा। गाड़ी की पटरी जो है वो उतर जाती है आर्थिक तौर पे, तो सरकार, हमने देखा कि संडे की प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, लेकिन बावजूद इसके ये सब करना पड़ रहा है। इसका मतलब स्थिति ज़्यादा गंभीर है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात की गंभीरता समझ रही है कि लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन नाइट कर्फ्यू से यदि कोई बात बनती है, आंकड़ों में कमी आती है, तो हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इसके बाद भी वीकेंड, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद अगर बात नहीं बनती, तो निश्चित तौर पर सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा अंत में कि वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन ना लगाए।
आरसी जैन साहब, पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं आप, और जिस तरीके से ये एग्ज़ाम जो हैं अब 10वीं के नहीं होंगे, 12वीं के टाल दिए गए हैं, लाखों बच्चे पेपर देते हैं, केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। नहीं, पहली तो बात यह है कि सरकार के पास जब हालात बिगड़ जाते हैं तभी क्यों विकल्प तलाश करती है। आप दिल्ली सरकार को ले लें, महाराष्ट्र सरकार को ले लें, दोनों सरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। जब दिल्ली में पूरी तरह से कोरोना तो पूरे देश में फैल रहा है ना। नहीं, बिल्कुल फैल रहा है, पर दिल्ली में जिस तरीके से फैल रहा है, जो उन्होंने वॉलंटियर्स लगा रखे थे, वो सड़कों पर पैसा उगाने के काम करते थे। जो बड़े बड़े बाजार थे या बड़ी बड़ी सड़कें थी, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। शराब की दुकानों पे कोई कंट्रोल नहीं था। जब देखा कि हालात बिगड़ गए तो आप इस कदर तक नीचे उतर आए। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, जहाँ तक 10th की बात है, आपने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा? अभी आप देखें 18 जनवरी से दिल्ली में 10th और 12th के स्कूल खोल दिए गए थे और 5 फरवरी से 9th और 11th भी खोल दिए गए थे। क्या इस पीरियड में कहीं कोई केस सुनने को मिला? तो केस कम थे ना। नहीं, केस कम थे, पर अभी तक किसी बच्चे को सुनने को तो नहीं मिला। आपने कुछ लोगों के कहने पे लॉकडाउन की बात की है। आप उन बच्चों से पूछेगा जो इस तैयारी में बैठे थे कि हमारा एग्जाम होगा, कभी आपने सोचा इस बात के लिए? हालात ही नहीं ना, 30 लाख से ऊपर बच्चे हैं। मान लीजिए जिस तरह कोरोना फैल रहा है, एक दिन में 2 लाख केस आ रहे हैं दिल्ली में, हर 100 में 16 आदमी पॉजिटिव इस हैं। स्थिति को आने क्यों देती है सरकार? क्यों नहीं पहले कंट्रोल करती? सर, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है क्या? देखिए, इसमें जिम्मेदारी सारी सरकार की नहीं है। इसमें 75% जिम्मेदारी हम सबकी अपनी है। सरकार ने पहले लॉकडाउन लगाया, सब सरकारों ने लगाया, परंतु उसके बाद हमने उसको पूरा ध्यान छोड़ दिया, चाहे वो सरकार हो चाहे हम हो, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट किससे आ रहा है? आम आदमी को आ रहा है। और आम आदमी, उसमें हम सब आते हैं। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इस चीज़ को हम फॉलो करें। टीका आया, लगा लिया, टीका जिन्होंने लगा लिया उन्होंने सोचा हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये नहीं पता पहली डोज के बाद सेकंड डोज लगती है और सेकंड डोज के 15 दिन के बाद आपकी एंटीबॉडीज का कुछ इफेक्ट आता है। इस चीज़ को ना जानते हुए भी किसी ना प्रॉपर तरीके से समझा। सिर्फ ये बार बार न्यूज़ आ रही है जी टीका लग गया दोबारा कोरोना हो गया, परंतु क्या आपने फॉलो किया? सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है? कोई रुमाल लेके आता है, कोई किसी तरह का रहता है। प्रॉपर जब तक नहीं हम फॉलो करेंगे इस चीज़ को, देखिए सरकार की गलती तो है। उन्होंने जो स्ट्रिक्टनेस शुरू में करी थी वो आखिर तक करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे स्कूल का हेडमास्टर होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, अगर बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं देते तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल की होती है। क्योंकि अगर वो प्रॉपर नियम फॉलो नहीं कराता, कई बार ज़रूरत हो जाती है। सरकार इसलिए तो बनती है। जी सोनी साहब, ये क्या सरकार की ही जिम्मेदारी थी? जैसी बात वो अभी जैन साहब कह रहे हैं कि सरकार तभी क्यों, जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तभी क्यों बात होती है? देखिए, हिंदुस्तान जैसे देश में हम विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बनते जा रहे हैं और लगभग हम स्थान 2 पे आ गए हैं। और वहाँ पर इतनी जनता को काबू करने के लिए बाकी देशों से कंपेयर करते हैं कि सरकार पे नियंत्रण या सरकार को वो करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस कोरोना में आप जीना सीख लीजिए। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो तंज कसें, उनका कहने का अर्थ ये था कि ये जो स्थिति है चलती रहेगी, इस वायरस से लड़ना हमें सीखना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ का हमें अंत नहीं पता कि उसका अंत कैसे होगा, हम किससे लड़ दें। एक अज्ञात, हम रामायण और महाभारत में देखते थे, अज्ञात और दृश्य शत्रु होते थे, हम उससे लड़ देते। आज भी हम उसी से लड़ने। कोरोना क्या है, उसका क्या स्थिति है, किसी को नहीं पता। लेकिन बावजूद इसके अगर हम पूर्ण रूप से सरकार पे ये कह दें कि उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि हमें स्वयं बहुत सारी चीजें देखनी है और हर रोज जो आंकड़े आज की डेट में बढ़ रहे हैं, बड़ा भयावह ये दृश्य है और ये एक इस तरीके की जो तस्वीर है, ये कहीं ना कहीं मानव। वो कह रहे हैं भाई एग्जाम की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब लाखों बच्चों का एग्जाम दिलवाएं कैसे? इसका उत्तर ये है कि जान से बढ़ के कुछ नहीं। मेरे हिसाब से अगर हम देसी तरीके से बात करें, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने जी जान से तैयारी करी, हम भी उस दौर से गुजरे, उनको मस्तिष्क पर प्रभाव भी पड़ा होगा। लेकिन बतौर माता पिता, बतौर पेरेंट्स, क्या हम बच्चों को मौत के मुंह में डाल दें? हम बच्चों को वहां भेज दें? तो ये सरकार का निर्णय कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अगर उसके बाद कोई इफेक्ट पड़ता और उस कोरोना को लेके या बच्चे को कोरोना हो जाता, खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग हो जाती, किसी की मृत्यु होती, कोई इस तरीके की बात होती, तो कौन जिम्मेदार होता? तो कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है कि किसी भी चीज को देखने के कई नजरिए, कई तरीके होते हैं। कि लोग कहते हैं कि भाई वीकेंड से क्या होगा, पूर्ण रूप से लॉकडाउन करना चाहिए, नाइट कर्फ्यू से क्या होगा। सरकार अपनी तरफ से, चाहे वो कोई भी राज्य की सरकार है, यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं, हम नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से हर अथक प्रयास कर रही है। जैसे कि मेरे साथी मित्र ने कहा कि किसी की भी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही तो बनती है, भाई आपके राज्य में ही क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर गलत है।
ये जो स्थिति आ गई है, ये क्या कोई अनुमान लगा सकता था ऐसा होगा? ये तो अनप्रेडिक्टेबल ही था ना सारा। देखिए ये अनप्रडिक्टेबल था, परंतु मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की अभी भी प्रिपरेशन करी जा सकती है, क्योंकि जब हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो है, तो इसको स्टैगर्ड में करा जा सकता है। उसमें क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाते हैं। देखिए हर जगह इस चीज़ हो सकती है कि स्टैगर्ड कीजिए, अगर आपके पास इतने इन्विजिलेटर्स नहीं हैं ध्यान करने के लिए और आपके पास इतना पैराफर्नीलिया नहीं है, परंतु ये सब डेवलप हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। कोई जब सही बात है कि जब बाकी एग्जाम्स होते हैं ये भी पॉसिबल ही आराम से हो सकता है, बट वो विल चाहिए करने के लिए। अगर आपने ठान ली तो हर चीज़ हो सकती है, क्योंकि बच्चों का मनोस्थिति देखिए, जो बच्चा तैयार है, जिसने पढ़ाई की है, उसने आगे की अपनी एम्स की है। 12वीं का स्टेज एक ऐसी होती है जो आपका एक कदम है जिंदगी में आगे बढ़ने। 12वीं के तो सर होंगे ही होंगे, 10th के तो होंगे, 12वीं की ही बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन होने चाहिए। 12वीं के तो फिजिकल कराएगी सरकार जून में। फिजिकल ऐसे है, अगर ये स्टेटस है तो आप बताइए हो सकता है क्या? तभी तो जून तक टाल दिए। तो बट वो क्या कर रहे हो आप? तो वो कर रहे हो कि कबूतर बिल्ली को देख के कह रहा है मैंने आंख बंद कर लिया है, बिल्ली सामने नहीं है। आप देखिए, जब यूनिवर्सिटी में बुक्स सामने रख के एग्ज़ाम हो सकते हैं, हुआ ना, सामने रख के बुक्स एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते? अब एक बच्चे को 10th में आप ऐसे ही पास कर दोगे, उसे आगे स्ट्रीम लेनी होते हैं ना 11th में, कैसे दे दोगे आप उसको? स्ट्रीम नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तभी तो उसको एग्जाम का मौका मिल जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको ऑनलाइन एग्जाम कराते। आपने फैसला तो ले लिया, कम से कम करोड़ों बच्चे एग्जाम दे, तो उनसे पूछना तो चाहिए था। जब तुम कहते हो कि हर चीज़ हम सरकार से पूछ के लेंगे फैसला, 2 आदमी ने कह दिया एग्जाम टाल दो और आपने टाल दिए। दिल्ली को कम से कम, दिल्ली सरकार को ये तो सोचना चाहिए था कि जब तुम कहते हो हम सारी चीज़ जनता से पूछ के करेंगे, तो जनता से, लोगों से पूछा आपने? जो स्कूल चलाते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? टीचरों को कॉन्फिडेंस में लिया आपने डिक्टेटरशिप में फैसला लेके ये सब फैसला ले लिया? ये क्या मौजूदा हालात को देखने की जरूरत थी, इसमें संवेदनशील होने की जरूरत थी, या फिर स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई की है इसलिए 10th के एग्जाम होने ही चाहिए थे? देखिए उन्होंने ये कहा है कि एक वर्गीकरण के आधार पे बच्चों को एक मार्क्स दिए जाएंगे, तो मसला ये नहीं है। ठीक है, जैन साहब की इस बात से कहीं ना कहीं चलिए इस बात को सहमत हो सकते हैं कि एक बार इसके लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी जिसको हम उसको कि बच्चों को वो प्रभाव ना पड़े। अब बात स्ट्रीम को चुनने की, उन सब चीज़ों की आ जाती है, तो कम से कम इसके लिए कोई रणनीति शायद सरकार अभी भी बना सकती है, क्या पता कोई और अगला भी फरमान आ जाए या कोई बदलाव हो जाए। लेकिन फिजिकली एग्जाम तो निश्चित तौर पे कक्षा 10 के बच्चों के लिए तो बेहद मुश्किल थे, और मुझे लगता है इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं हमें भी स्वयं समझने की जरूरत है कि हम इस तरीके से मौत के मुंह में जज्बाती होकर ना सोचा जाए। देखिए जज्बाती होके आदमी सोचेगा तो जज्बाती तो हर रिश्ते को आज की डेट में, आज के दौर में डुबो के चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि परीक्षाओं की बात है, यहाँ सरकार को थोड़े से एक मंथन की जरूरत थी और थोड़ा सा यहाँ एक पॉलिसी को बनाने की जरूरत थी। सरकार ने फैसला लिया, अच्छा करा। देखिए हमने कहा कि कोई भी स्थिति होगी, कोई भी बात होगी, कम से कम आपकी जान तो बच जाएगी। जो आज मौजूदा एक हालात है और जिस तरीके से एकदम ब्लास्ट हो रहा है कोरोना का, यहाँ भी सोचना पड़ेगा। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट्स का ये कहना था, 10th के स्टूडेंट्स का, कि 12th की तरह हमारे भी पोस्टपोन कर देने चाहिए थे, हमारे रद्द नहीं करने चाहिए थे। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो उन बच्चों की भावनाएं हैं जो पूरे साल मेहनत करता है, और आज के डेट में पिछले अगर हम 20 सालों की बात करें, एक दौर ऐसा होता था हमारे कि जहां 40-50% नंबर आके भी संतुष्ट हो जाया करते थे। आज बच्चों में कंपटीशन के दौर में, मेरे जैसा तो कहता जी पास कर दो, ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ बहुत कंपटीशन के दौर में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार ने अभी हालात गंभीर चलते हैं जो फैसला लिया, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वागत है। डॉक्टर साहब ये जो हालात बने हुए हैं, ये अब वीकेंड लॉकडाउन है, जैसे लोग ठीक है घर के अंदर रहेंगे, लेकिन क्या वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार इतवार, इससे हम चेन ब्रेक कर पाएंगे क्या? थोड़ा फ़र्क तो जरूर पड़ेगा। देखिए जी, क्योंकि क्या होता था कि जो 5 दिन लगातार या 6 दिन काम करा करते थे, वो फिर बाहर जाकर के पूरा एंजॉय करते थे, चाहे होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, उसका रोक लगेगा, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड चीज़, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स ये भी करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम क्या करते थे, मैक्रो करते थे कि 10 घरों पूरी कॉलोनी को लॉक कर दिया। ये नहीं करना चाहिए। जिन घरों में है वहीं पे ही इम्पोर्टेंट है कि उनको उसको कंटेनमेंट कर दिया जाए। और अभी जो बात 10वीं की हो रही थी, देखिए उसमें आप अगर देखेंगे 7वीं और 8वीं के बच्चों का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लास वालों ने लिया है, 9वीं का भी हुआ, 9वीं का भी हुआ है। तो इसी तरह 10वीं का बड़े आराम से हो सकता था। आप क्लास लेवल पे लेते, अगर मान लो इसको सेटल करना था, आप ऑल इंडिया लेवल पे ना करते, क्लास लेवल पे लेते और उसको फिर उसके बेसिस पे करते, कम से कम एक मेंटल सेटिस्फैक्शन तो होती बच्चों को। क्योंकि देखिए जो नहीं पढ़ा है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु जो पढ़ा है, जिसने काम किया है, उसे तो फ़र्क पड़ता है ना। तो स्कूल लेवल पे करते ये काम, पर रास्ता तो निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। आपने 12th के क्या क्या हम एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो 10th में क्या प्रॉब्लम थी?
आप 10th को भी पोस्टपोन कर सकते थे, उसमें क्या परेशानी है आपको। अब आप उस बच्चे के उससे पूछेगा जो साइंस लेना चाहता था, स्कूल वाले देगा उसको आर्ट्स, उससे पूछा कभी आपने। और दूसरी नहीं, ये अभी हम कैसे तय कर दें कि वो साइंस चाहता था उसे आर्ट्स मिलेगी? चाहता था, बहुत सारे बच्चे अपने ये अभी, अरे सर नहीं आप जैन साहब ये बताइए, लेकिन ये अभी तय कहाँ हुआ कि ये नहीं कि उसे साइंस चाहिए और उसे आर्ट्स मिल रही है, तय कहाँ हुआ? इसलिए तय हुआ, मैं तो स्कूल चलाता हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो इस बीच में रहता हूँ। और दूसरी बात मैं आप कह रहा हूँ, ये जो आपने रात को कर्फ्यू लगाया, आप चले जाइए 10 बजे के बाद, सड़कें भरी होती हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, मैं देखता हूँ जा करके। हम अपने विषय पे रहते हैं, आप मुझे बताइए कि ये कैसे तय होगा कि जो बच्चा साइंस चाहता है उसे स्कूल आर्ट्स ऑफर करेगा? जब जो है ना 11th में एग्जाम होंगे ना, तब आप ही के चैनल से पूछूंगा, बताइए उसको क्या दे रहे हैं। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कन्फ्यूजन आप दूर करें कि ये जो स्टूडेंट्स है, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे साइंस चाहिए, मेरा स्कूल मुझे आर्ट्स ऑफर करेगा, ऐसा क्यों? इसलिए ऑफर करेगा कि वो ये देखेगा कि पिछली उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, और उसी के बेस पे कहते हो कि हम जा कर के उसको एग्ज़ाम में पास कर देंगे। अब एक बच्चा पूरे साल मेहनत नहीं करता, पर वो 12 उसमें आकर लास्ट एग्जाम में आकर के पूरी ताकत झोंक देता है और वो अपना रिजल्ट सुधार लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में आपके सामने दे दूंगा। तो आपने तो पिछली परफॉर्मेंस, ये तो कहा ना कि जो संतुष्ट नहीं होगा उसे एग्जाम देने की व्यवस्था की जाएगी। बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे, हमें ये ऑर्डर आ गए जी, बच्चे पास करते, हम बड़े खुश हो जाते थे, पर असलियत में नुकसान कितना उसको उठाना पड़ता है। लेकिन ये अगर ये वाला विकल्प रखा गया है कि जो बच्चा सेटिस्फाई नहीं है 10वीं का नतीजे से, हालात सुधरे तो उसे एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही। देखिए ये सरकार ने अभी भी इसमें, मुझे ऐसा लगता है इसमें बदलाव की थोड़ी सी ज़रूरत रहेगी, गुंजाइश रहेगी। अभी तो सिर्फ ये इसलिए निर्णय लिया गया है कि जो हालात हैं, मैं एक बार फिर इस बात को इस चंक में दोहराना चाहता हूँ, जो अभी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हैं। यहाँ शायद सरकार ने एकदम जो निर्णय लिया, कई बार बड़ा बिना सोचे समझे या बिना बहुत मंथन के नहीं लिया, कई बार निर्णय नहीं लेता आदमी, लेकिन अभी जो उनको समझ में आया उन्होंने वो करा। अभी जैसे हम इसमें जैसा जैन साहब बता रहे हैं कि पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से देंगे या वो देंगे, अगर जैसा इसमें ये भी कहा जो आप बता रहे हो, अगर आपको पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से दिखाया जाएगा, अगर कोई दिक्कत आपको आती है किसी बच्चे को, तो वो परीक्षा दे सकता है। तो वो विकल्प है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कोई भी स्कूल या कोई भी जो विद्यालय, जो टीचर है, वो ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी बच्चे का जीवन खराब हो। और जो वो चाहेगा, कहीं ना कहीं ऐसे विकल्प सरकार के पास रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब साइकोलॉजिकल बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, छात्र जो हैं या पेरेंट्स, देखिए क्योंकि मैं कई दिन से जान रहा था कुछ पेरेंट्स इतने तनाव में थे कि इतने बढ़ते केसेस में हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने कैसे भेज दें, वहाँ पर बच्चा चपेट में आ गया तो उसके करियर का क्या होगा, वो बाकी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। पेरेंट्स की वो चिंता भी थी, और कुछ पेरेंट्स थोड़ी तसल्ली हुई है उन्हें इस फैसले से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़े क्या, बहुत सारे पेरेंट्स को तसल्ली हुई है। अगर आप बात करेंगे, मोर देन 90% पेरेंट्स को तसल्ली हुई है। पर उनको एक प्रॉब्लम क्या हुई है, जो 10वीं के माध्यम से बात कर रहा हूँ, कि उन बच्चों को 10th का एग्ज़ाम देने चाहिए था ऑनलाइन। देखिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो MBA एग्ज़ाम करती हैं, हज़ारों लाखों बच्चे देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये चीज़ तो जब प्राइवेट कर सकता है, तो गवर्नमेंट के पास तो इससे ज़्यादा रिसोर्सेज है काम करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक मिस्टेक करी है, मैं कहूँगा, कि इनको 10th के बच्चों को ऑनलाइन पेपर देने का बिल्कुल भी अरेंजमेंट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि आप देखिए, अल्टीमेटली ये भी हो सकता है, अगर ये कोरोना की वेव नहीं रुकी और जून में पेपर नहीं हो पाए, तो अब सरकार क्या करेगी? तब भी तो यही करेगी, ऑनलाइन का कुछ ना कुछ तो उनको रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए 10th का अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, क्योंकि पेरेंट्स को एक गुस्सा ये भी है कि भाई ऑनलाइन 10th का क्यों नहीं दे पा रहे बच्चे को खुद भी है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़ करते हैं, आप सपोज पढ़ाई को एक तरफ छोड़ दीजिए, बच्चे ऑनलाइन के फेवर में नहीं थे, बहुत सारे बच्चे करते ऑफलाइन ही होना चाहिए, वरना ये फेयर कैसे रहेगा? ऐसा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे एग्री इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप इतना देखिए, एक इतना बड़ा सर्कल है, अब सर्कल के अंदर कई सारे सर्कल्स हैं, अगर आप उसी सर्कल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा सर्कल है। मैंने जो स्टूडेंट से बात की, मैं तो सर वो बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ने कहा जी ये फेयर नहीं होगा। जिस सर्कल में देखोगे ना, आप ये चीज़ समझिए कि इतना बड़ा सर्कल है, उसमें कई सारे सर्कल्स हैं। अगर आपने एक ही सर्कल टच किया है, पर वो सारे सर्कल का रिजल्ट तो नहीं है ना जी। जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, वो बिल्कुल भी इसमें फेवर में है कि आप हमारा पेपर एग्ज़ाम ले लो, और जो एवरेज बच्चा है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जैन साहब, आपको बता दें, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चे गए थे कि नीट का या JEE का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ थोड़े से बच्चों के पीछे हम इस प्रकार का फैसला नहीं ले सकते, और शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। वो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, क्या फ़र्क पड़ा है?
उससे ज़्यादा वर्ष स्थिति तो नहीं है। तो ऐसे उससे तो वर्स्ट ही है सर। नहीं, आप मानते हैं, पर उस समय जब पीक पे था, एग्ज़ाम हुए थे ना ऑनलाइन, तो क्या परेशानी है? आपने सोचे समझे फैसला नहीं है, सरकारों ने केंद्र पे दबाव डाल दिया और जाकर के इस प्रकार का फैसला ले लिया। तो ये तो सरकारों को दबाव डालने से पहले सोचना चाहिए। ये वाली बात भी तो ना सर कि जैसे अभी अब ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, कई पेरेंट्स भी तो दबाव में थे कि बच्चों को भेजें कैसे। कई पेरेंट्स अब भी तो दबाव में है कि उनके बच्चे का कैरियर खत्म हो गया। अब किसकी बात को आप मानेंगे? नहीं, करियर खत्म कैसे हो गया? क्यों नहीं खत्म हो गया सर? आपको मैं बता रहा हूँ इस बात को, आप देखिएगा जब बच्चों को 11th में सब्जेक्ट अलॉट होते थे कितने टेंशन में उनके माँ बाप होते हैं। मैं भुगतता हूँ इस चीज़ को। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए था, हमको ये मिला, हमको। मैं भी उस दौर से निकला हूँ। तो मैं बता रहा हूँ ना, उस स्थिति में सरकार ऑनलाइन क्यों नहीं करा सकती थी? ये वीकेंड लॉकडाउन लग गया है कि जी थिएटर बंद है, जिम बंद है, लोगों को बाहर नहीं निकलना है। कुल मिलाकर बात तो वही है ना कि हमारे यहाँ चीज़ों को फॉलो तो किया जाए। मास्क पहनना है लेकिन वो नाक से नीचे या ठोड़ी पर आ जाता है, हाथ लोग साफ़ करते नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई मतलब नहीं रह गई है। तो फिर इसका भी क्या मतलब रह जाएगा? यानी सरकार को सख्ती करनी है, लोग खुद से तो नहीं मानेंगे। देखिए, हमारे देश के नागरिकों की एक अजीब बात यह है कि हम बिना डर के कोई काम ही नहीं करते। अगर हम ये स्वयं मान लें, हम जैसी कल्पना करते हैं कि हम लंदन मॉडल को लेके आएंगे जहाँ 3 महीने 11 दिन का लॉकडाउन हुआ और हम उस फॉर्मेट पे जीवन जिए और हम उस तरीके से उस तर्ज पे बिल्कुल कोरोना को ख़त्म कर दें, हम वो लोग भी नहीं हैं। जहाँ हम मास्क क्यों पहनते हैं? मैं मास्क इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि मेरा चालान कट जाएगा। मैं मास्क इसलिए नहीं पहन के आया हूँ कि मुझे कोरोना का डर है। एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं आपको लोगों की। यहाँ पर जो हिंदुस्तान के जो खासतौर इस तरीके के लोग होते हैं ना, हम लोग एक तरीके से ढीठ बन चुके हैं। यहाँ पर स्वयं से करने का कोई प्रयास नहीं करता। कितने प्रतिशत जागरूक लोग हैं, कितने प्रतिशत इसको गंभीरता से ले रहे हैं? आज भी कोरोना को लेके ये है कि चाहे कोई बात नहीं, मास्क पहना है, पुलिस को देखा तुरंत देखा, या वॉलंटियर्स को देखा मास्क लगा लिया। तो इसीलिए सरकार को थोड़ा थोड़ा ये स्वयं करना पड़ेगा और सरकार की मजबूरी को आप समझिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है और ये जिस तरीके से रफ्तार को तोड़ने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, यदि उसके बाद भी काबू नहीं हो तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है जो पहले हुआ। लेकिन उसके बाद हमें उन चुनौतियों से तैयार रहना पड़ेगा, उस आर्थिक गतिविधियों से तैयार रहना पड़ेगा जो हमने पहले भुगता है। डॉक्टर साहब, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर 100% कोविड प्रोटोकॉल, कोविड बिहेवियर जो जिसे हम कहते हैं, वो फॉलो हो जाए तो ये वेव 2 हफ्ते में डाउन आ सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये और अभी जैसे इन्होंने बताया, ये सिर्फ हिंदुस्तानियों की बात नहीं है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। देखिए, मैं एक सोशल संस्था से जुड़ा हूँ, वन हार्ट वन वर्ल्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन है हमारी, और हमारे कम से कम 15 कंट्रीज़ में इसका वो है। चाहे इंग्लैंड देख लिए, अमेरिका देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, मास्क का हाल हर जगह यही है। आप अगर कहें कि वो कोई ज़्यादा हमसे है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आदमी थोड़ा करने के बाद कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, कहता है क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हाँ, ये बात इन्होंने जरूर कही कि पुलिस को देख के ऊपर कर लेते हैं, वहाँ भी 2000 का चालान ना कट जाए। हाँ वो, तो ये बहुत जरूरी। आप देखिए, बाकी कंट्रीज में अगर कम हुआ है तो वहाँ कई 2 महीने, जैसे फ्रांस में लॉकडाउन रहा है, इसलिए कम हुआ है। ऐसे नहीं कम हुआ है वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे होता तो वहाँ भी लोग नहीं मानते। तो यहाँ भी लोग नहीं मानते, जैसे पहले था। सख्ती करनी बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं पहनते, चालान भी लगाओ, डंडे भी लगाओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, आदमी अपने आप नहीं समझता। हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि वो कहता है मुझे तो नहीं हुआ ना, और अगर मेरे बगल वाले को हुआ है तो जब मेरे पास आएगा तब देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो ये इन्होंने आपने बात की लॉकडाउन की, लॉकडाउन में हुआ क्या? लोग निकलेंगे नहीं। जब निकलेंगे नहीं तो एक चेन ब्रेक होगी। चेन ब्रेक हुई तो कुछ देर के लिए रुकेगा, परंतु वो तभी आगे उसका फ़ायदा होगा अगर हम इसको फॉलो करें। काम के लिए निकलें तभी, और पूरे प्रोटोकॉल। वही फिर सबसे पहली बात है, ये मास्क हमें पहनना चाहिए। सपोज किसी का नाक से नीचे बार बार निकल रहा है, तो ये जो है इसको आप ऐसे करके पहनिए, और कभी भी यहाँ से मत कीजिए, नाक के ऊपर ये ऐसे कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्क कम से कम जहाँ जो आप पहनिए, N95 है, हर कोई N95 नहीं अफोर्ड कर सकता। ये वाला मास्क है ट्रांसपेरेंट, ये वाला जो मास्क है जिसे मेल्ट ब्लोन मास्क कहते हैं, 3.5-4 रुपये का मिल जाता है। हम लोगों ने बहुत बांटे भी हैं इस चीज़ के लिए। आप जब घर से निकलते हैं, ये मास्क लेके ऑफिस तक जब जाते हैं, इस मास्क को वहाँ उतार दीजिए, दूसरा मास्क लगा लीजिए। ऑफिस में जितने देर काम किया, वापस जब आए इसको निकाल दीजिए और घर आकर दूसरा मास्क में पहनिए और उसको उतार दीजिए। ये काम हमने मजदूरों में बहुत काम किया है इस चीज़ के लिए। स्कूलों में भी जाके समझाया है। स्कूलों में किनको? क्योंकि टीचर्स को तो फिर भी आना पड़ रहा था, बच्चे तो नहीं आ रहे थे।
तो टीचर्स को भी जाके भी समझाया, क्योंकि हर आदमी अगर कहेंगे वो कहते नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचते हैं गमछा बांध लिया या वो कहे माइक्रोब है, ये एक वायरस है जो कि इससे नहीं जाएगा, ना रुमाल से जाएगा ना गमछे से जाएगा। सिर्फ आप पोल्यूशन रोक रहे हो, वायरस को बिल्कुल नहीं रोक रहे। दूसरा, दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हम क्या है, हमारी आदत एकदम पास आके खड़े। सपोज किसी ने, आपको वायरस नहीं है, आपको कंटेन उसमें नहीं हो, परंतु दूसरे ने आके आप पे छींक दिया, आप साथ खड़े हो गए, आपको, और फिर दूसरी बात, 48 घंटे तक वायरस इनएक्टिव है। आप एसिम्टोमेटिक हो, 48 घंटे तक आप जिन जिन से मिलोगे उनको आपने कर दिया, वो 48 आवर्स तक कुछ एसिम्टोमेटिक है, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको वायरस हो गया। तो जैसे अभी अब अखिलेश को हुआ है, अब वो कहता है कम से कम 600 लोगों से मिला है। मल्टीप्लायर इफेक्ट हो ना, एक ने 4 को किया, 4 ने 8 को किया, 8 ने 16 को किया, 16 ने 32 को, ये इसी तरह प्लेग की तरह फैल रहा है। तो इसको इसलिए रोकना चाहिए। कंटेनमेंट का कारण यही है कि ये प्लेग की तरह रोकने को, इसको स्टॉप किया जाए। जैन साहब, ये बताइए कि अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो स्कूलों के लिए क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, स्कूलों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत है तो जो इसमें काम करने वाला टीचर्स है। जब एग्ज़ाम नहीं होगा, स्कूल नहीं खुलेगा, तो उसको पेरेंट्स फीस नहीं दे रहा, उसके सामने सैलरी का बहुत बड़ा संकट है। और दिल्ली में आपके चैनल से बता दूं कि 1000-1200 के करीब तो स्कूल बंद भी हो चुके हैं, जिनके टीचर्स के सामने, जिनके स्टाफ के सामने, चाहे वो बस चालक है, चाहे वो MIH है, उनके सामने इस समय भूखमरी का आलम बना हुआ है। तो सरकार को इस प्रकार के फैसले लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि जो इस प्रकार का वर्ग प्रभावित है, अब ये टीचर तो आपसे वो किट भी नहीं लेगा जो आप बांट रहे हैं। ये टीचर तो आपके साथ अपनी खुददारी को रखते हुए आपसे वो भी नहीं मांगेगा, डोनेशन भी नहीं मांगेगा, आपसे चंदा भी नहीं मांगेगा, आपसे हेल्प भी नहीं मांगेगा। तो सरकार को सब किसी को भी फैसला लेने से पहले हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता था कि दिल्ली सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले जो प्रभावित पक्ष हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे अभिभावक हैं, दिल्ली में टीचरों की भी संस्था है, दिल्ली में अभिभावकों की भी संस्था है, दिल्ली में स्कूल संचालकों की भी संस्था है, उनको कॉन्फिडेंस में लेते और बेहतर तरीके से एक लागू हो पाता। अब ये थोड़ी कि आपने आर्बिट्रेरी फैसला ले लिया और कितने लोग उससे प्रभावित हैं उसके ऊपर आपका ध्यान गया नहीं। तो ये भी एक फैक्टर है कि लोग प्रभावित बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि स्टूडेंट्स की बात भी हो रही थी, उनके पेरेंट्स की बात भी हो रही थी, तो सरकार किसकी ओर देखे? आता हूँ सर। देखिए, जैन साहब ने जो बात करी बड़ी सही बात है कि जो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बस चालक हैं, बसेस हैं, माइये हैं, ये तो बेकार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे हमारी सोशल सिक्योरिटी जो है सरकार को करनी चाहिए, जो कि बाहर की कंट्रीज़ में है। हमारा हाईएस्ट इंसिडेंस टैक्स पेइंग है, ये पैसा सरकार को देना चाहिए अपना जो इस तरह के 4th क्लास और 3rd क्लास एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि उनके पास तो और कोई काम नहीं है ना। कोई आप टीचर आपसे मांगने तो जाएगा नहीं, मेरे को वो करो कि पैसा दीजिए, पर ये है उसका जो हक बनता है। अभी कुछ टीचर्स है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पर जिनको ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, जो जानते नहीं है, वो तो बेकार हो गए। उनके लिए भी कुछ अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ना। और फिर जैसे इन्होंने अभी जैसा कि जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर्स थे, जो बस चला रहे थे, उन्होंने लोन ले रखा था। वैन चालक हैं, जो बच्चे ढोते थे वो खुद ही चलाते थे, खुद ही बच्चों को ढोते थे। उनकी स्थिति कभी किसी ने सोचा है? उनके बारे में भी आप सोचिए। जो ड्रेस बनाते थे उनके बारे में सोचा कभी आपने? बहुत सारा वर्ग। और मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित वर्ग रहा है तो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ वर्ग रहा है, जिसके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा है। बल्कि और इन टीचर्स की सरकार ने एक काम और करा, जिस टीचर को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उस टीचर को आपने सड़क पर लगा दिया स्कूटर का चालान काटने के लिए, उनकी गालियाँ सुनने के लिए। ये आप शिक्षक का सम्मान करते हो? क्या हालात है? देखिए, कुछ चीज़ों में जो जैन साहब ने बात कही कि कुछ उद्योग तो वाकई बिल्कुल बहुत बुरी तरह पिट गए, और जिसको कहते हैं जो आता है वही आता है, जो काम करता है कई सालों से वो उस पेशे में आता है। लेकिन मैं आपको ये साथ साथ बताना चाहूँ कि व्यापारी वर्ग का भी बुरा हाल है। जैसे नाइट कर्फ्यू रहा, और जितना भी आयात निर्यात होता है वो नाइट में ही होता है, और उसके बावजूद इन्होंने जिन उन ट्रांसपोर्टों को अनुमति देनी थी सरकार ने, वो नहीं दी। ये वीकेंड कर्फ्यू जो हमें सुनने में बहुत सरल लग रहा है, 2 तरीके के लोग होते हैं हमेशा। एक तो सरकारी, ये जो जॉब में होते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, एक होते हैं व्यापारी वर्ग।
उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम एक छोटी सी जो हमारे हिंदुस्तान में परचून की दुकान से कोई व्यापार तय होता है, यदि वो भी 2 दिन बंद करता है और 2 दिन के अंदर मान लीजिए उसकी 2,000 रुपये की सेल भी कम होती है, तो उसको मासिक बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके के वर्गीकरण से हम हिसाब करें तो इससे भी कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पर। और एक दूसरे की चेन से देखिए, सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पूरी तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट जो होते हैं उनकी थोड़ी सी तनख्वाह कम करके मिल जाती है। व्यापारी वर्ग हमेशा से पिटता है। व्यापार में चाहे वो वैन चलाने वाला आता है, चाहे वो मास्क बना या वो पुस्तक जिल्द चढ़ाने वाला आता है, ये स्कूल से संबंधित क्योंकि बात हो नहीं बता रहा हूँ, बाकी तमाम जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। सर, कंक्लूसिव रिमार्क आपका। देखिए, मैं कहूँगा कि अभी जैसे जैन साहब ने कहा कि टीचर को चालान काटने में लगा दिया, उसमें उन्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, वो भी देश के लिए तो काम हो। संसाधनों का इस्तेमाल संसाधनों का इस्तेमाल तो ऐसे ही होगा ना। हमें जो है लेबर ऑफ डिग्निटी को पीछे नहीं रखना चाहिए और हर व्यक्ति को समझना चाहिए और अपने आप अपना इनपुट कीजिए। देखिए, हमारी एक आदत हिंदुस्तानियों की, हम कंप्लेन बहुत करते हैं पर उसका समाधान नहीं ढूंढते। हमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको रास्ता निकालिए, एक थिंक टैंक जिसे कहते हैं, जितने उनको आपस में सुझाव पैदा करके सरकार को देना चाहिए कि इन संसाधनों का हम किस तरह से बेहतर तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और फिर वही वाली बात है कि अभी 3 दिन का लॉकडाउन लगा है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर लॉकडाउन पूरा लगेगा और उसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। पर ये नौबत नहीं आनी चाहिए अगर हम सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो। यानी अब नहीं संभले तो कब संभले, ये बहुत बड़ी बात है। वीकेंड लॉकडाउन से लेकर के सीबीएसई में बोर्ड के एग्ज़ाम टल जाने तक हालात कुछ ऐसे हैं कि हर तरफ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बेकाबू होते हालात को काबू करने में बहुत हद तक जिम्मेदारी लोगों की भी है, जिन्हें पूरी तरीके से समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, मास्क भी पहनना है और अपने हाथों को भी धोते रहना है। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।